हेलो एवरीवन, जिया कहानियाँ चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी माँ यह घर आपकी बहू चलाती है। मम्मी जी, आपसे कितनी बार बोला है कि सुबह सुबह मंदिर मत जाया करो। घर में कितने काम होते हैं। पहले तो रात के जो बर्तन सिंक में हैं उन्हें साफ कीजिए और फिर सब्जी काट कर बना दो, वरना इनको ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। सुमन अपनी सास कांता जी से कहती है। कांता जी बोली, बहू, मुझे बस थोड़ी देर लगेगी, मंदिर हो आती हूँ, फिर बर्तन धो दूंगी। जूठे बर्तन धोने के बाद मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। सुमन ने कांता जी के हाथ से पूजा की थाली लेकर एक किनारे पटक दी और बोली, जो बोल रही हूँ चुपचाप करो। नहाना होगा तो फिर से नहा लेना, वैसे भी पानी बहुत सस्ता है, पर मेरा पसीना बहुत महंगा है। बड़ी आई पूजा पाठ करने वाली। बेचारी कांता जी चुपचाप जूठे बर्तन धोने लगी, फिर सब्जी काट कर बनाने लगी। पिछले कई वर्षों से उनका जीवन ऐसे ही कट रहा है। कांता जी के पति प्रदीप बाबू बहुत भले इंसान थे। गांव में जमीन, घर, किसी चीज की कमी नहीं थी, तो गांव वाली जमीन अपने चचेरे भाई को रहने खाने के लिए दे रखी थी। प्रदीप बाबू ने शहर में नौकरी करते करते अपने बेटे को भी सेट कर दिया था, पर उसका मन काम में लगता ही नहीं था। एक रोज जब बेटे ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही तो उन्होंने मना कर दिया उसे, पर बेटे ने अपने पिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और शादी कर ली। उस दिन प्रदीप बाबू को आने वाले खतरे का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपनी पत्नी के नाम करने का फैसला लिया। वक्त के साथ साथ बेटे बहू के बदलते रंग ने प्रदीप बाबू को अंदर तक तोड़ दिया था। एक रोज अचानक सोते सोते ही वह इस दुनिया से चले गए। पीछे से कांता जी उनकी यादों के सहारे जीने लगी। जिस घर की वह आज तक मालकिन थी, उस घर में ही उनके साथ नौकरों सा सलूक होने लगा। अब उनका वक्त घर और बाहर के मंदिरों में या फिर घर के कामों में गुजरता था। हर पल उनके बेटा बहू उनसे सारी संपत्ति अपने नाम करवाने के उपाय ढूंढते रहते। कई बार घुमा फिराकर उन लोगों ने संपत्ति अपने नाम करवानी भी चाही, तो वह कहती, सब कुछ तो तुम्हारा ही है, मैं तो बस नाम की मालकिन हूँ। इसी कारण बहू उन पर और भी अत्याचार करती थी। एक रोज रमेश के दफ्तर में उसके बॉस ने उसे सबके सामने बहुत बेइज्जत किया, क्योंकि वह ढंग से काम नहीं करता था। वह दफ्तर से घर लौटा और मुंह लटकाए सुमन से बोला, इस नौकरी में कुछ नहीं रखा है, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस कर लूँ, पर मेरे पास जितने पैसे हैं उनमें बिजनेस नहीं होगा। क्या तुम्हारे पापा या भाई मेरी कोई मदद नहीं कर देंगे? अरे, जब पैसे आ जाएंगे तो लौटा दूंगा। सुमन बोली, आप भी हद करते हैं, अब क्या अपने ससुराल वालों से उधार लेंगे? रमेश बोला, तुम ही बताओ क्या करूं? इस नौकरी से तो गुजारा होने से रहा। नेहा की ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, कितने ही खर्च हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे सब पूरा करूं। सुमन बोली, अपनी कंजूस माँ से क्यों नहीं पैसे निकलवाते? वह रहती हमारे साथ है और 1 रुपया खर्च नहीं करती। सारी संपत्ति अपने कलेजे पर उठाकर ले जाएंगी। मेरा बस चले तो उनको कल ही वृद्धाश्रम भेज दूं, पर आपकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहती। रमेश बोला, तो मैं कौन सा उन्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ? पता नहीं मेरे पापा के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही थी, जो सारी संपत्ति माँ के नाम कर गए। तभी सुमन की नज़र अपनी सास पर गई। वह बोली, यह इतनी जल्दी मरने वाली भी नहीं, नाम लिया कि हाजिर।
कांता जी मंदिर से लौटकर घर के अंदर प्रवेश कर ही रही थी कि सुमन ने रमेश को कोहनी मारते हुए उसकी माँ की तरफ इशारा किया और बोली, रमेश, आप मेरे सारे जेवर बेच दीजिए। मैं नहीं चाहती आप कर्ज में डूब जाएं। सोचिए, आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। इतना कहकर वह रोने का नाटक करने लगी। रमेश हैरानी से सुमन को देखने लगा। कांता जी चिंता से बोली, क्या बात है, ऐसी क्या विपत्ति आ गई जो तुम्हें अपने जेवर बेचने पड़ रहे हैं। रमेश बोला, माँ, आप रहने दो, आप परेशान मत हो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूँगा और कुछ नहीं तो अपना खून ही बेच दूँगा। काश कि बाबूजी जिंदा होते तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती, क्योंकि अगर मैं लोन भी लूँगा तो उसके लिए भी मुझे कुछ प्रॉपर्टी दिखानी होगी। पर यहाँ तो सब आपके नाम पर है। लगता है उन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं था। कांता जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोचो। वह तो तुम्हारे बाबूजी मेरा बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते थे, बस इसलिए। तुम ऐसा करो, कागजात बनवाओ, मैं गांव की जमीन और घर तुम्हारे नाम कर देती हूँ। सुमन झट से बोली, मम्मी जी, और यह घर? कांता जी का दिमाग एक पल को ठनका। वह बोली, हाँ हाँ बहू, यह घर भी कर दूंगी। सब कुछ तो मेरे बेटे का ही है, बस वह खुश रहे। रमेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और झट से उसने माँ के पैर छुए तो कांता जी उसे खुश रहने का आशीर्वाद देकर घर के मंदिर में दिया जलाने चली गई। सुमन के चेहरे पर भी कुटिल हंसी आई। वह बोली, देखा मेरे दिमाग का कमाल, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब जल्दी से जल्दी कागजात बनवाओ और सब कुछ अपने नाम कर लो, फिर बिजनेस करो या ना करो, इन्हें तो मैं वृद्ध आश्रम भेज कर रहूँगी। रमेश सुमन की बातों में आ गया और सारे कागजात अपने मन मुताबिक बनवाने लगा। अगले दिन रमेश बोला, माँ, सुमन नहीं दिख रही। कांता जी बोली, बहू अपनी माँ से बात कर रही है। रमेश बोला, माँ, आज एक वकील कागज लेकर आएगा, आप बस दस्तखत कर दीजिएगा, फिर हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। कांता जी ने कहा, हाँ तो भर दी, लेकिन फिर सोचने लगी, जिन बेटा बहू ने मेरे पति के गुजरने के बाद मुझे नौकर बनाकर रख दिया, सब कुछ मिलने के बाद वो मेरी सेवा करेंगे। एक दिन में इतना परिवर्तन। इतने में सुमन वहाँ आकर बोली, क्या बात है मम्मी जी, यह मुझे ढूंढ रहे थे। वह बोली, नहीं बहू, रमेश तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम अपनी माँ से बात करने में व्यस्त थी तो मैंने उसे नाश्ता दे दिया और वह चला गया। रोजाना की तरह सुमन अपनी सहेली के घर बैठी थी। इसी बीच एक आदमी प्रॉपर्टी के कागजात बनाकर घर आ गया। कांता जी 8वीं तक पढ़ी लिखी थी, इतना तो वह पढ़ ही सकती थी। वह वकील से बोली, अगर मैं कुछ इसमें जोड़ना चाहूँ तो जुड़ सकता है क्या? वकील बोला, हाँ माँ जी, क्यों नहीं, बताइए क्या जोड़ना है। कांता जी ने न जाने उस वकील को क्या कहा और उसने एक पैराग्राफ जोड़ दिया और दस्तखत करवा के एक कॉपी उनको भी दे दी और वहाँ से चला गया। शाम को रमेश बहुत खुश होकर मिठाई का डब्बा लेकर अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, आपने मेरे लिए जो किया है मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँगा। कांता जी बोली, बेटा, माता पिता बच्चों के लिए बलिदान नहीं बल्कि त्याग और समर्पण की भावना रखते हैं, यही सोचकर कि बच्चे माँ बाप का किया हुआ भूलेंगे नहीं। रमेश बोला, अरे नहीं नहीं माँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर उसने माँ को मिठाई खिलाई और बीवी को आंख मारते हुए मिठाई का डब्बा उसकी तरफ बढ़ा दिया। कुछ वक्त बीता और रमेश ने गांव की संपत्ति अपनी माँ को बिना बताए बेच दी
और अपना बिजनेस शुरू कर लिया। खूब फायदा भी हुआ। इतने पैसे आने के बाद रमेश और सुमन के पैर जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। आए दिन घूमने या पार्टी करना, ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। एक रोज कांता जी सुमन से बोली, बहू, मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर को दिखा लाओ। सुमन बोली, क्यों फालतू में पैसे खर्च करना, थोड़ा सा सरसों का तेल लगा लीजिए, दर्द ठीक हो जाएगा। हर चीज पर खर्च हो रहा था, पर जिसने पैसों का इंतजाम किया, बेटा बहू, अब उसकी ही दवाइयाँ और रोटियां गिनने लगे। एक रोज शाम को कांता जी अपने लिए चाय बना रही थी कि सुमन वहां आई और बोली, मम्मी जी, थोड़ा तो दूध में पानी मिलाकर चाय बना लिया करो। इतनी चाय बनती है कि शाम होते होते 1.5-2 लीटर दूध खत्म हो जाता है। आज के बाद बिना मुझसे पूछे ना तो आप चाय बनाएंगी और ना ही कुछ खाने का सामान लेंगी। इतना कहकर वह वहां से चली गई। अब कांता जी के साथ फिर से बुरा व्यवहार होने लगा था। जब वह बेटे से कहती तो वह बोलता, माँ, घर सुमन चलाती है, आपको उसी के अनुसार रहना होगा, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो कहिए, मैं आपके रहने का इंतजाम वृद्ध आश्रम में कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर में चिक चिक नहीं चाहिए। बेटे के यह शब्द कांता जी के कानों में कील की तरह चुभने लगे और वह सोचने लगी, पति की मृत्यु के बाद बेटे के भरोसे ही तो वह जी रही थी। पति ने जाते वक्त कहा भी था, कांता, अपने जीते जी कभी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करना। पर सच कहा है किसी ने, माँ का दिल गाय का और पूत का दिल कसाई का होता है। तभी फोन की घंटी बजी और गांव से उनके देवर ने फोन किया, भाभी, भाई साहब के जाने के बाद आपसे मिलना तो नहीं हो पाता था, पर गांव की जमीन और घर बेचकर तो आपने सदा के लिए हमसे रिश्ता खत्म कर लिया। कांता जी आश्चर्य से बोली, नहीं नहीं, घर और जमीन गिरवी रखी गई होगी, बेचा तो नहीं है। तब उन्होंने सारी बात कांता जी को बताई। शाम को रमेश जब घर लौटा तो कांता जी बोली, बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रमेश बोला, नहीं माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं अभी बात नहीं कर सकता। कांता जी बोली, नहीं, मुझे अभी ही तुमसे बात करनी है। बेटा, 6 महीने नहीं बीते, तुम इतना बदल जाओगे, मैंने सोचा नहीं था। तरक्की करने के बाद इंसान को अपनी जमीन नहीं भूलनी चाहिए, और तुमने बिना मुझसे पूछे गांव की संपत्ति कैसे बेच दी? रमेश बोला, आपको इससे क्या मतलब? प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, जो मेरा मन करेगा मैं वह करूँगा। और हाँ, मैंने आपके रहने का इंतजाम एक वृद्ध आश्रम में कर दिया है। 1 हफ्ते बाद आपको वहाँ जाना होगा। कांता जी बोली, यह मेरा घर है, मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी सुमन अपने कमरे से बाहर आई और बोली, जाएंगी कैसे नहीं, यह अब मेरा घर है और मुझे यहाँ कोई पुराना सामान नहीं चाहिए, और आप जो भी सामान लेकर आएंगी मुझे दिखाकर ले जाएंगी। कांता जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। 2 दिन बाद घर पर रमेश और सुमन के दोस्त आए थे। सुमन कांता जी से बोली, खबरदार, जो अपने कमरे से बाहर निकली तो अपनी मनहूस शक्ल किसी को मत दिखाना। वैसे भी आप इस घर में 2 ही दिन की मेहमान हैं। सभी मेहमान बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी कांता जी सबके सामने आकर बोली, क्यों बच्चों, तुम लोग भी अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम छोड़ आए हो? सब हैरानी से कांता जी को देखने लगे। रमेश माँ को आंखें दिखा रहा था। सुमन कांता जी का हाथ पकड़कर बोली, आप अंदर चलिए, आपकी दिमाग की हालत ठीक नहीं है। कांता जी बोली, मेरे दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक है, और सुनो, आज की रात
तुम लोगों की इस घर में आखिरी रात है। तुम दोनों कल के कल मेरे घर को खाली करोगे। रमेश बोला, माँ दिमाग तो सही है, क्या बोल रही हो आप? कांता जी हंसने लगी। हाँ हाँ बेटा, मैंने तुम्हें चलना सिखाया और तुम मुझसे ही चालाकी करोगे। एक बार घर के कागजात ध्यान से पढ़ लेना और कल अगर तुमने घर खाली नहीं किया तो सुबह पुलिस आ जाएगी, क्योंकि मैंने तुम लोगों के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। रमेश का एक दोस्त बोला, रमेश एक बार घर के कागज तो देख लो। रमेश भागकर कागजात लाया तो आखिरी पन्ने पर साफ साफ लिखा था, मैं अपने बेटे को गांव की संपत्ति और यह घर दे रही हूँ, पर जिस दिन मैं चाहूँ उससे सब वापस ले सकती हूँ। रमेश बोला, पर यह तो मैंने मेंशन नहीं किया था। कांता जी बोली, यह मैंने जोड़ा था, क्योंकि मुझे तुम लोगों की मनसा पर उसी दिन शक हो गया था जब तुम्हारी पत्नी ने इस घर को भी तुम्हारे नाम करने की बात की थी। रमेश के सभी दोस्त कहने लगे, रमेश तुमने अपनी माँ के साथ धोखा किया। जो अपनी माँ के साथ धोखा कर सकता है वह हमारे साथ क्यों नहीं करेगा? हम तुम्हारे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। और वह सब चले गए। कांता जी बोली, बस आज रात का समय है, जो सामान लेना है ले लो और सुबह तक घर को खाली करो। सुमन बोली, आप इतनी कठोर कैसे हो सकती हैं? कांता जी बोली, कोई भी माँ कठोर नहीं होती। बच्चे अपनी चाल से उसे मजबूर कर देते हैं ताकि माँ बच्चों को सबक सिखा सके। रमेश और सुमन कांता जी के पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगे। कांता जी बोली, अगर तुम गलती करते तो मैं तुम्हें माफ़ कर देती, पर तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम्हारे पिता ने जो निर्णय लिया था बिल्कुल सही लिया था। मानती हूँ माँ ममता में अंधी हो जाती है, पर अब मैं ऐसा कुछ करूँगी कि सभी माँओं की आंखें खुल जाएंगी और वह कभी आंख मूंदकर अपने बच्चों पर भरोसा नहीं करेंगी। इतना कहकर कांता जी अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात किसी को नींद नहीं आई। सुबह सिर पकड़कर दोनों पति पत्नी सोच ही रहे थे कि क्या करें, तभी दरवाजे पर वकील और पुलिस आई और रमेश और सुमन को घर खाली करने के लिए कहा। आखिरकार उन्हें वह घर खाली करना पड़ा। कांता जी ने बस इतना कहा, तुमने गांव की जो संपत्ति बेची उन पैसों को मैं तुम्हें दान में देती हूँ, पर इस घर पर तुम्हारा कभी अधिकार नहीं होगा और मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ती हूँ। कांता जी वह घर बेचकर वृंदावन के एक आश्रम में चली गई और अपने सारे पैसे उस आश्रम में जमा कर दिए ताकि जब तक वह जीवित रहे उनका खर्चा उसी से चले। उनके बाद उनके सारे पैसे वृद्ध माताओं पर खर्च होंगे। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, कांता जी का फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री श्याम।